फॉर्मेलिन क्या है? 40% मेथेनॉल का जलीय विलयन, या मेथेनॉल का मतलब फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, मेथेनॉल को आप फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है HC≡OH। 40% फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलयन जो है फॉर्मेलिन कहलाता है। 40% मेथेनॉल का जलीय विलयन। परिशोधित स्प्रिट में कितना प्रतिशत अल्कोहल होता है? तो इसमें होता है आपका 95.5% एथेनॉल। 95.5% इसमें एथेनॉल होता है। 95.5% एथेनॉल इसमें होता है। कार्बोलिक अम्ल क्या है? कार्बोलिक अम्ल जो है, यानी इसका आंसर है फिनॉल। फिनॉल को जो है कार्बोलिक अम्ल जो है कहा जाता है। फिनॉल को हम कार्बोलिक अम्ल कहते हैं, और इसकी संरचना जो होती है वो इस तरीके से होती है। ये कार्बोनिक अम्ल है। मतलब इसमें क्या होगा, अगर हल थोड़ा सा जल हो, थोड़ा सा क्या हो, जल हो, तो इसके मिश्रण को हम जो है कार्बोलिक अम्ल कहेंगे। टॉलन अभिकर्मक क्या है? तो टॉलन अभिकर्मक क्या होता है? अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट, यानी AgNO3 प्लस इसमें हो जाता है NH4OH। अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट को हम जो है टॉलन अभिकर्मक कहते हैं। बेकेलाइट के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले यौगिक का क्या नाम है? तो यहाँ पर फिनॉल से बेकेलाइट जो एक प्लास्टिक है उसका निर्माण किया जाता है। अब इस अभिक्रिया को पूर्ण करना है, तो इस अभिक्रिया में ये है आपके पास फिनॉल। तो यहाँ पर आपका -ZNO यहाँ से निकलेगा, और इसमें आपको यहाँ पर मिलेगी बेंजीन। ये मिल गई बेंजीन। अब यहाँ पर जो बेंजीन है, बेंजीन की जो A है आपका बेंजीन है, और यहाँ पर जो B होगा, यानी ये नाइट्रीकरण होगा यहाँ पे। तो नाइट्रीकरण होगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? बेंजीन, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? NO2, यानी नाइट्रो बेंजीन यहाँ पे प्राप्त होगी। ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोलेमीन अभिक्रिया का प्रयोग के परीक्षण में किया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट डिग्री एरोमेटिक व एलिफेटिक अमीन। फर्स्ट डिग्री एरोमेटिक और एलिफेटिक अमीन के परीक्षण के लिए इसका इस्तेमाल क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। तो एक्चुअली ये क्या है? डाउ प्रक्रम। ये जो है डाउ प्रक्रम है। इसमें होता क्या है? क्लोरोबेंजीन को इसमें लिया जाता है और रिएक्शन कराया जाता है आपका NaOH के साथ, और 573 केल्विन टेम्परेचर होता है, और 200 एटमॉस्फेयर इसमें दाब होता है। तो तब यहाँ से हमारे पास बनता है जो कंपाउंड्स बनता है, यहाँ पर बनता है हमारे पास ONA। यहाँ से -HCl यहाँ से रिमूव होता है, ONA बनता है, और इसके बाद इसका जल अपघटन करते हैं। इसका जल अपघटन किया जाता है, तो यहाँ से ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से हमको मिलता है फिनॉल। ये डाउ प्रक्रम इसको कहा जाता है। अगला सवाल है, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया जलीय की वजह से की जाती है। एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय की वजह से की जाती है, यानी CH3 CH2 Cl।
और प्लस हम इस पर अभिक्रिया करा रहे हैं KOH के साथ, और KOH ये है एक्वस। तो यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन होती है। तो हमारे पास यहाँ बनता है आपका CH3 CH2OH, और प्लस यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास KCl, है ना, KCl बन गया। तो ये जो है आपकी SN2 रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है? SN2 रिएक्शन है ये वाला। अच्छा, निम्न में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है? निम्न में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है? यानी NO2 और CH3 दो ग्रुप इसके अंदर है। NO2 जो है, NO2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो ये क्या करेगा, जब इसमें इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, यहाँ ये इसकी जो फिनॉक्साइड आयन है उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बढ़ेंगे, जिस कारण से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जिस कारण से ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। तो यानी ये इसमें जो है ज़्यादा अम्लीय है। अगर हम इनको बढ़ते हुए क्रम में रखना चाहें तो सबसे जो घटते हुए क्रम में अगर मैं रखना चाहूँ तो घटते हुए क्रम में सबसे पहले आपके पास OH NO2 ग्रेटर देन, इसके बाद फिनॉल है इसमें इस तरीके से, और देन जो है आपका ये है यानी CH3OH है। यानी सबसे ये जो है आपका ये सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ये है, उसके बाद यानी सबसे कम अम्लीय ये है, ये कम अम्लीय है, और ये अधिक अम्लीय है। अगला क्वेश्चन है कि अपचायी शर्करा क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है अगेन। अपचायी शर्करा क्या है? वही शर्कराएं जो टॉलन अभिकर्मक और फेलिन अभिकर्मक को अपचयित कर देती हैं। उदाहरण इसमें सुक्रोज को छोड़कर, यानी सुक्रोज जो है अपचायी शर्करा नहीं है, तो सभी डाइसेकेराइड्स और सभी मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड्स के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज आते हैं, और सभी डाइसेकेराइड्स के अंदर एक एग्जाम्पल हमने लिया है लैक्टोज का। इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि भाई CH3 ये एसिटिलीन है, इसका H2O के साथ इसको रिएक्ट कराया जा रहा है HgSO4 H2SO4 की उपस्थिति में, तो इसमें एथेनॉल प्राप्त होता है, और H2Na के साथ इसका अपचयन करने पर हमें मिलता है CH3CH2OH यानी एथेनॉल। ये एथेनॉल है, ये एथेनॉल है, एथेनॉल और एसिटिलीन यानी एथाइन से जो है इस तरीके से बड़ा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ये हो जाता है। उसके बाद अगला जो है ये है चतुष्क लवण किसे कहते हैं? चतुष्क लवण पूछा गया 2017 में। तो इसमें क्या है कि हेलो एल्केन्स के अमोनी अपघटन द्वारा चतुष्क लवण प्राप्त होते हैं। अमोनी अपघटन क्या है? आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये एक हेलो एल्केन है जिसको आप कह सकते हैं ये एक हेलो एल्केन है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई गई है? यानी ये क्या है? अमोनिया के साथ इसकी अभिक्रिया कराई गई। तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ है? 1 डिग्री एमीन प्राप्त हुई। फिर दोबारा से ये क्या है? यही हेलो एल्केन है, यानी ये आपका क्या है? हेलो एल्केन है। ये हेलो एल्केन फिर जो है आपके पास यहाँ रिएक्ट कर रहा है, तो ये 2 डिग्री एमीन प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे जो हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ ये 3 डिग्री एमीन प्राप्त हो रहा है ये वाला, और लास्ट में ये चतुष्क लवण प्राप्त हो रहा है। तो चतुष्क लवण कैसा होगा? R यहाँ पे N होगा हमारे पास, और इस N के साथ जो है इस तरीके से हमारे पास 3 तो R लगे, 4 तो इसमें R लगे हुए हैं इस तरीके से, और ये के पूरा का पूरा जो है हमारे पास एक तरह से इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इसके बाहर X-। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, अगर चतुष्क लवण की बात आती है तो हम जो है इस संरचना को लिख सकते हैं। चतुष्क लवण में इस संरचना को दिखाया जा सकता है इस तरीके से। ये इसमें जो है बीच में नाइट्रोजन है, और ये सारे के सारे इसमें क्या हैं? ये एल्किल ग्रुप इसके अंदर दिए गए, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये X जो है इसके बाहर उपस्थित है। किसी द्वितीयक अमीन का इसमें जो है हमें क्या लिखना है? नाम और सूत्र लिखना है। तो किसी द्वितीयक अमीन का जैसे कि हम लिख सकते हैं NN, इधर मैं लिख सकता हूँ NN डाई मेथिल अमीन या एथेनामीन, NN डाई मेथिल अमीन हम इसको लिख सकते हैं। इसमें हो जाएगा आपका N मेथिल एथेनामीन, ये हो जाएगा N मेथिल एथेनामीन। इसका संरचना हो जाएगी N यहाँ पे CH3, NCH3 हो जाएगा, और साथ में हो जाएगा CH2 CH3, और इसमें हो जाएगा H ये हो जाएगा। और क्या हो सकता है? जैसे कि CH3
NCH3 और NH, ये भी सेकेंडरी अमीन है, ये भी सेकेंडरी अमीन है। यानी इन जनरल हम लिख सकते हैं सेकेंडरी अमीन को ऐसे R2NH, इन जनरल R2NH हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। ये भी एक जो है सेकेंडरी अमीन है। एथेनामीन हो गया ये N मेथिल, इसका नेम हो जाएगा N मेथिल मेथेनामीन, इसका नाम हो जाएगा N मेथिल मेथेनामीन। किसका नाम? इसका नाम। ये N मेथिल मेथेनामीन है और ये है N मेथिल एथेनामीन, इसका नाम है N मेथिल एथेनामीन और ये है N मेथिल मेथेनामीन। तो इस तरीके से आप जो है किसी एक का एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं। अब है यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है कि पॉलीसेकेराइड और मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड्स के एग्जाम्पल लिखने हैं। दो एग्जाम्पल। तो पॉलीसेकेराइड्स के एग्जाम्पल हो गए आपके स्टार्च, इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार्च, ग्लाइकोजन। यहाँ पे मोनोसेकेराइड्स के दो एग्जाम्पल हो गए ग्लूकोज, फ्रक्टोज। दो एग्जाम्पल इसमें हो गए आपके 1 2, यहाँ पे 1 2। और इसमें पॉलीसेकेराइड्स के डाइसेकेराइड्स के अंदर दो एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं इसमें सुक्रोज और लैक्टोज। यहाँ पर ये इनके मेन एग्जाम्पल्स हो गए। अगला है कि भाई PTNS3 के हमको जो है ये जो आपका कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये वर्ग समतली है, ठीक है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यानी उप सह संयोजी संख्या इसके अंदर कितनी है, उप संयोजी संख्या इसके अंदर है 4, क्योंकि लिगेंड्स कितने हैं 2 2 4। तो इसका जो संरचना बनेगी हमारी वो इस तरह से बन जाएगी। इसके अंदर बीच में होगा आपके पास प्लेटिनम इस तरीके से, और इस प्लेटिनम पर हमारे जो हैं यानी 2 Cl, एक Cl आपका इस साइड, एक Cl आपका इस साइड, और यहाँ पे आपका NH3 और यहाँ पे NH3। तो ये तो हो जाएगा इसका सिस फॉर्म। इसी तरीके से जो इसका दूसरा रूप होगा वो इस तरीके से होगा, सेंटर में प्लेटिनम, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। अब इसमें ये अपोजिट होंगे, यानी एक Cl यहाँ होगा तो दूसरा Cl आपका यहाँ होगा, एक NH3 आपका यहाँ होगा तो दूसरा NH3 आपका यहाँ होगा। तो इसको कहेंगे आप ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म है, और ट्रांसफॉर्म यानी इसको कह सकते हैं आप समपक्ष रूप, इसको समपक्ष रूप, और इसको हम कह सकते हैं विपक्ष रूप। तो ये इसके जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे। चला है नहीं, इसमें आप देख पा रहे हैं इसके जो इस तरह से बनेंगे, ये आपके सेम साइड्स हो गए ग्रुप, ये दो ग्रुप जो है आपके सेम साइड हैं तो सिस फॉर्म हो गया। इसमें ये दो ग्रुप जो हैं आपके अपोजिट हैं, इस तरह से अपोजिट हो गए ये एक तरह से, वैसे इस तरह से मान लीजिए अपोजिट, तो ये जो है आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। अब क्या होता है जब एनिलीन को हमने रिएक्शन कराना है किसके साथ, एनिलीन की रिएक्शन करानी है सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ। तो एनिलीन हमारे पास ये होता है इस तरीके से, यहाँ पर -2, इसकी रिएक्शन हमें करानी है NaNO2 प्लस HCl। तो हमको जो कंपाउंड्स यहाँ पर बनता है वो कंपाउंड्स बनता है आपके पास ये N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और Cl नेगेटिव, और प्लस यहाँ पे बनता है NaCl, और प्लस इसमें बनता है 2H2O। तो ये हमारे पास, इसको बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनाया जाता है, ये वाला क्वेश्चन भी इसके साथ बनता है। अब बात आती है कार्बोनिल समूह की प्रकृति। बताइए क्या प्रकृति है, क्या है कार्बोनिल समूह, मतलब C डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से कार्बोनिल समूह होता है, ठीक है। तो जो कार्बोनिल समूह है इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है, एक इसमें सिग्मा बॉन्ड है, एक इसमें पाई बॉन्ड है। इसमें जो कार्बन की जो प्रकृति है वो क्या है, sp2 संकरित है। कार्बन की प्रकृति कैसी है, sp2 संकरित है। जब sp2 संकरित होता है तो sp2 संकरित में क्या होता है कि इसमें जो है आपका, इसकी जो हम
शेप कहें या इसकी जो संरचना कहेंगे आप sp2 संकरित होने पर, इसकी संकरित हो जाएगी त्रिकोणीय ट्राइगोनल प्लेनर यानी त्रिकोणीय समतल। तो ये जो है ये हो गया इसका त्रिकोणीय समतल इस तरीके से इसकी संरचना क्या हो जाएगी, त्रिकोणीय समतल हो जाएगी। त्रिकोणीय समतल इसकी संरचना हो गया। त्रिकोणीय समतल कैसे होगा कि भाई C इस तरीके से होगा, है ना, और ये डबल बॉन्ड से O हो जाएगा इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, और यहाँ पर जो भी ये मान लीजिए इस तरीके से ये सपोज यहाँ पे दो R ग्रुप जुड़े हैं, या एक तरफ R जुड़ा है एक तरफ H जुड़ा है, तो यहाँ पर मान लीजिए R हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। और ये जो एंगल होते हैं इसमें, ये एंगल अप्रॉक्सीमेटली 120 डिग्री के होंगे। तो ये इसकी संरचना हो जाएगी इस तरीके से। इसमें जो कार्बन है sp2 संकरित कार्बन है। अब यहाँ पर इसका मैकेनिज्म लिखना है इस रिएक्शन का, तो यहाँ पर इसका मैकेनिज्म कैसा होगा देखते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं C, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास ये H है, और यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर एक H है, और ये इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास R, और फिर इस पर जो है हमारे पास जुड़ा हुआ X 1 2 3 4 इस तरीके से है सपोज। अब यहाँ पर हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो न्यूक्लियोफाइल जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में अटैक करेगा, और हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे C, मान लीजिए ये इस तरीके से यहाँ पर हमने R लिखा है, और ये हमारे पास H है, और यहाँ पर ये डॉट से यहाँ पे जुड़ जाएगा NU, और इधर ये X रहेगा, और ऊपर जो है हमारे पास ये H रहेगा। तो ये जो एक ट्रांजिशन स्टेट हमारी यहाँ पर बन रही है, इसको हम लिख सकते हैं TS, और फाइनली ये हमारी चेंज हो जाएगी इस तरीके से C, फाइनली ये चेंज होगा हमारे पास C, यहाँ H रहेगा, और यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल हमारा जुड़ जाएगा नंबर 7 में, और इस तरीके से ये रहेगा H, और हमारे पास यहाँ ये जो है ये हो जाएगा H। तो ये यदि मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल आपका D फॉर्म है, ये D फॉर्म है, तो ये हमें मिलेगा L फॉर्म। तो इसको कहते हैं, ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया इसको बाल्डेन इन्वर्जन यानी बदलाव कह सकते हैं, बाल्डेन परिवर्तन आप इसको कह सकते हैं, बाल्डेन परिवर्तन है इसमें। अगर इसको आप L ले रहे हैं तो ये मतलब इसमें क्या हो जाता है, अभिविन्यास का परिवर्तन, अभिविन्यास परिवर्तित हो जाता है इसमें, अभिविन्यास का परिवर्तन, अभिविन्यास का परिवर्तन है इसमें। और ये जो प्रक्रिया हमने यहाँ पे दी है ये SN2 मैकेनिज्म है, SN2 यहाँ पर जो है SN2 मैकेनिज्म को दर्शाया गया है।